सूर्या भाई की कप्तानी में एक समय ऐसा था जब हमारी भारतीय टीम किसी से भी नहीं हारती थी और आज हम किसी से भी हार जा रहे हैं। भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अगर ये एरा ऐसा ही होने वाला है तो मेरे भाई मिटा दे इस एरा को, नहीं तो ये एरा हमारे मेमोरी में जो हादसों की तस्वीरें बनाएगा ना वो फिर मिटाए नहीं मिटेंगी। लास्ट 4 मैचेस 0 विन। रिजवान मियां कहते हैं या तो विन है या तो लन है, पर यहाँ तो लन ही लन है, विन तो है ही नहीं। The last time India won a T20 match, Mamata Banerjee was the CM of Bengal, Rishabh Pant was in LSG, Cockroach was an insect, not a political party. And most importantly, Surya Bhau was our captain. सूर्या भाई ने रिकॉर्ड बनाया था कि भारत उनकी कप्तानी में कंसेक्यूटिव 2 T20 मुकाबले कभी हारा ही नहीं, और रिकॉर्ड तो इधर हमारे सरपंच साहब ने भी बनाया है, बस इनका थोड़ा सा अलग है। ये पहले ऐसे कप्तान है जिन्होंने T20 में भारत के पहले 4 मैचेस में एक भी मैच जीता ही नहीं। इसके पहले लाडले किसी में हिम्मत नहीं थी ये रिकॉर्ड बनाने की। जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा। और आयरनी तो यह है कि श्रेयस भाई अपनी कप्तानी में मैच एक भी नहीं जीते हैं, पर टॉस एक भी नहीं हारे हैं। मतलब कि आपने चारों टॉस जीते पर मैच आप एक भी नहीं जीते। इनफैक्ट लास्ट 11 मैचेस में श्रेयस अय्यर अपनी T20 कैप्टनसी में बस एक मुकाबला जीते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एज अ कैप्टन फॉरगेट अबाउट टीम इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी टीम के कप्तान के लिए ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग स्टैट्स हैं। हाँ, अगर आप पगला पक्कू के कप्तान हो तो बात अलग है, उनको तो आदत ही होती है साला हारने की, लेकिन क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के कप्तान हो तो दीज आर रियली सीरियस कंसर्निंग स्टैट्स। सूर्या भाई की कप्तानी में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने इतनी इज्जत नहीं कमाई थी जितना उनके जाने के बाद श्रेयस और गंभीर भाई अपनी लुटिया डुबा कर उनकी इज्जत बनवा रहे हैं। गंभीर नहीं, बहन पढ़ो, मेरी कैप्टनसी जितवा रही थी इंडिया को। जब तक सूर्या भाई कप्तान थे तब तक किसी ने उनकी इज्जत नहीं की। हर कोई यही कह रहा था कि अरे भाई इंडियन टीम तो इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी इस टीम को लीड करेगा तो टीम सफल ही होगी। लेकिन अब जब वो कप्तानी से जा चुके हैं, श्रेयस भाई कप्तान बने हैं और लास्ट 4 मैचेस में हम एक भी नहीं जीते हैं, अब लोग मीम्स बना रहे हैं इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। तो मेरे भाइयों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इंसान की असली इंपॉर्टेंस उसके जाने के बाद ही पता चलती है। सारे लौंडे रिलेट करेंगे। इस मैच में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहा था इसीलिए टीम इंडिया मैच हार गई, क्योंकि मात्र 2 दिन पहले पीसी में हमारे कप्तान श्रेयस भाई द्वारा ये कहने के बाद कि भाई मेरे को ना सोशल मीडिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं देख रहा कि वहां पर कितना बवाल मचा है कि वैभव को खिलाना है नहीं खिलाना है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। इसके जस्ट बाद नेक्स्ट मैच में उन्होंने वैभव को डेब्यू करा दिया एंड वैभव सूर्यवंशी 15 साल और 99 दिन में भारत के लिए डेब्यू करने के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूटेंट बन गए, रिप्लेसिंग द ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ द लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर सर। अब सचिन पाजी भी यही सोच रहे हैं, ये जो रूट और विराट कोहली कम थे, जो ये बच्चा भी अब मेरे रिकॉर्ड्स के पीछे पड़ गया। 15 ईयर 99 डेज वैभव सूर्यवंशी यंगेस्ट इंडियन टू मेक हिज डेब्यू। मोमेंट है भाई, मोमेंट। फर्स्ट बॉल 6 अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह इन IPL, फर्स्ट बॉल 6 अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर इन T20 आई। वैभव सूर्यवंशी इज स्पेशल। देखो भले इस मैच में वैभव के रन्स ना आए हो, पर भाई मेरे को रन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इनफैक्ट अगर अब आपने वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है तो मैं तो यही चाहूंगा कि अब उन्हें लॉन्ग रोप दीजिए, उन्हें कॉन्टिन्यूअसली खिलाइए। हाँ, डेफिनेटली संजू सैमसन को ड्रॉप करके खिलाना है या नहीं वो अलग कॉल है, उस पर मैं आगे बात करूंगा, बट वैभव को तो अब आपको एज एन ओपनर खिलाना पड़ेगा अगर आपने मौका दिया है, और उन्हें एक लॉन्ग रोप दीजिए बिकॉज दिस किड इज स्पेशल, वी ऑल नो दैट। और ये कुछ बड़े करिश्मे, बड़े कारनामे ओवर द ईयर्स कर सकता है, एक लेगेसी अपनी बना सकता है, उसके लिए कंसिस्टेंटली मौका देना पड़ेगा। और इस मैच में भी भाई साहब ने वो 2 छक्के जड़ दिए थे, अपना रूप अपना रहे थे, बट चलो ठीक है, आउट हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर अब मौका दिया है तो मेरे हिसाब से तो अब कंसिस्टेंटली इन्हें खिलाना चाहिए, एटलीस्ट थोड़े मैचेस तक तो अब कंसिस्टेंटली आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। 15 साल के वैभव ने अपने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में 14 रन बनाए। अब एक क्रेजी फैक्ट बताता हूं, सचिन तेंदुलकर सर ने 16 साल की उम्र में हमारे लिए डेब्यू किया था और उन्होंने अपने पहले मैच में 15 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में डेब्यू किया और उन्होंने 14 रन बनाए। आई मीन ये बंदा तो वैसे ही ग्रेटनेस की तरफ जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा ग्रेटनेस के पीछे पड़ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। ये तो लिटरली सचिन सर के पीछे हर तरह से पड़ गया है। पहले तो यंगेस्ट का रिकॉर्ड सचिन पाजी का तोड़ दिया और उसके बाद भी रन्स भी पहले मैच में एज इट इज बना दिए। पर इसके लिए ड्रॉप किसको किया गया? संजू सैमसन को, हमारा वर्ल्ड कप हीरो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 3 खराब मैचेस एंड ही हैज बीन ड्रॉप्ड। और भाई मैं इस डिसीजन से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। 2 बड़े कारण हैं। पहली बात, आपने संजू सैमसन, एक राइट हैंड बैटर को ड्रॉप किया, एक लेफ्ट हैंड बैटर ले आए। आपकी टीम ऑलरेडी बहुत लेफ्ट हैंड हैवी बैटिंग लाइनअप के साथ आती थी और अब और भी ज्यादा हो गई है। डेफिनेटली इंडियन कंडीशंस, फ्लैट पिचेस, पाडा पिचेस होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लेफ्टी आए राइटी आए, सब कोई आए दाए बजाए जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ओवरसीज कंडीशंस, स्पेशली जब टीमों को अब ये पता है कि अगर इंडियन टीम को इन फ्लैट क्रिकेट बुलीज को फंसाना है तो भाई इसके लिए आपको थोड़ी सी कठिन पिच देनी पड़ेगी। उन्होंने कठिन पिच ऑफर की और वहां पर फिर वो मैचअप्स का भी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ये हर मैच में होगा। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, माना संजू सैमसन ने 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं किए, माना इनकंसिस्टेंसी उनके साथ हमेशा एक टैग लेकर आती है, बट भाई लिटरली इट्स जस्ट 3 डैम इनिंग्स। इसके पहले उन्होंने 3 हिस्टोरिक नॉक्स खेली थी, ऐसी नॉक जिसने लिटरली सिंगल हैंडेडली आपको T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना दिया था। उस बंदे पर आप अचानक इतने ज्यादा हार्श कैसे हो सकते हो? परफॉर्म वेल, स्कोर रन्स, प्रूव योरसेल्फ एंड स्टिल फाइट फॉर योर प्लेस एवरी सीरीज, बीइंग संजू सैमसन
सैमसन इजंट इजी। मुझे तो संजू सैमसन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैंने अभी लास्ट वीडियो में जब हमने रिव्यू भी डिस्कस किया था तो मैंने यही कहा था कि अगर आपको किसी को ड्रॉप करके वैभव सूर्यवंशी को फिट करना है तो इट शुड बी तिलक वर्मा। अगर आपको किसी को ड्रॉप करना था तो तिलक वर्मा को करना था, लेकिन यहीं पर तो अब आपके मैनेजमेंट ने फंबल कर दिया ना। जब श्रेयस अय्यर को आपने कप्तान बनाया, आपने बना दिया तिलक वर्मा को वाइस कप्तान, एंड डेफिनेटली आप ये सिग्नल नहीं देना चाहते कि 3 मैचेस खराब गए और आप इतना पैनिक कर गए हो कि अपने वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दो। तो फिर गाज किस पर गिरनी थी? बलि का बकरा किसे बनना था? संजू सैमसन को। मैच शुरू होने से पहले हमने संजू सैमसन और गौतम गंभीर की एक बहुत ही एनिमेटेड चैट देखी थी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें जीजी साहब संजू को यही कह के कंसोल कर रहे होंगे कि यार देखो वैभव को खिलाना भी पड़ेगा, और वैसे भी भाई अब तक तो आप यूज्ड टू हो ही गए होगे अपनी जगह वैभव को देने के लिए। आई मीन एक तरफ आपने आईपीएल में अपनी जगह उन्हें दे दी, उसके बाद आपको अपनी टीम ही छोड़नी पड़ी, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपकी जगह वैभव भाई ने ही ले ली। तो संजू और वैभव का भी अपना एक अलग रिश्ता नाता है भैया। संजू बाबा भी कह रहे हैं तेरा मेरा है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं इतनी लगाता कोई। लास्ट मैच में हमने 189 बनाए थे, तो इस मैच में हमारे बैटर्स ने अत्यंत मेहनत करके 190 बना दिए, और जो हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर के हिसाब से एक्सेप्शनली वेल टोटल था। जाने दो, अभी नए नए कप्तान है तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बस एक फैक्ट रखूंगा कि माना ये पिच थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर गेंदबाजों को मदद थी और वो इंडियन टीम के अगेंस्ट अब हर टीम यूटिलाइज करना ही चाहेगी, क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि भाई ये लोग फ्लैट ट्रैक पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और जैसे ही कंडीशंस थोड़ी सी बॉलर्स फ्रेंडली होती है ये इंडियन टीम लड़खड़ाती हुई नजर आती है। तो वो एक वीकनेस आपकी एक्सप्लॉइट हो गई है जिसको लोगों ने पहचान लिया है, तो उसको हर कोई यूटिलाइज करेगा। लेकिन लास्ट टाइम फिर भी जब इंग्लैंड मैनचेस्टर में खेली थी ना, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 302 रन बना दिए थे 20 ओवर में। बस इतना बताना चाहता हूं कि किस तरीके की ये पिच थी, और फिर आप सोच लो कि क्या ये टोटल एक्सेप्शनली वेल था या फिर नहीं। स्पेशली जब आप टीम इंडिया के स्कोर कार्ड को उठा के देखोगे तो अभिषेक शर्मा ने इसी सेम पिच पर 24 बॉल में 43 रन बनाए विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 179। तो वहीं पर ईशान किशन ने 40 बॉल्स खेली बट ही स्कोर्ड जस्ट 49 रन्स विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 122। देखो भाई सीधी बात कहूंगा, T20 क्रिकेट में अगर बहुत ही कठिन सिचुएशन है या फिर कोई आप बड़े टोटल को चेज नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आसानी से मैं सिंगल डबल करके टुक टुक नॉक खेल के चेज कर रहा हूँ, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसे स्ट्राइक रेट की पारियां एक्सेप्टेबल होंगी। पर अगर आप 40 गेंदें खेल रहे हो और उसके बाद आप 120 के स्ट्राइक रेट से पारी को फिनिश कर रहे हो, दैट इज जस्ट अ क्राइम इन T20 क्रिकेट। तो ईशान की ये नॉक तो डेफिनेटली नेट नेगेटिव नॉक थी, और उसकी वजह से आसानी से 20-25 रन जो एक्स्ट्रा टीम इंडिया बनाती वो हमसे छूट गए। टाइट स्लैप टू ऑल द हेटर्स हु सेड ईशान किशन डज नॉट डिजर्व टू बी द नंबर 1 रैंक्ड T20I बैटर। 49 of 40, अ क्लासिक इनिंग्स फ्रॉम अ टॉप रैंक T20I बैटर, वेदर इट्स बाबर मलान और नाउ ईशान किशन। अब तिलक भाई टीम के वाइस कैप्टन है और भाई साहब प्लेइंग 11 में थे ही, तो उनको खेलना था, तो सबसे बेटर पोजीशन उनके लिए यही थी जो फाइनली उनको नंबर 6 पर रखा गया। और इनफैक्ट हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, शुरू में तिलक बहुत ज्यादा टुक टुक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खराब पारियां हमारे लिए खेल रहे थे, तो गौतम गंभीर मैनेजमेंट ने लास्ट वर्ल्ड कप टाइम में कुछ मैचेस में आते हुए भी उनको नंबर 6 पर एज अ फिनिशर का रोल दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि स्पिन के खिलाफ तो भाई ये बंदा चोक करता नजर आ रहा है, पर पेसर्स को अच्छी मार मजा आ रहा है। तो तिलक वर्मा को उस तरीके से यूटिलाइज किया गया था और इस मैच में भी वही किया गया। शिवम दुबे केम एट नंबर 5, तिलक एट 6, और मुझे लगता है कि अगर आपको तिलक वर्मा से ये ऑब्सेशन है ही कि भाई ये हमारा राइजिंग स्टार है, इस बंदे को तो खिलाना ही है, तो फिर ज़्यादा बेटर पोजीशन यही है कि आप उनको पेस के सामने एक्सपोज करो अगेंस्ट स्पिनर्स नहीं। इस मैच में भी जोफ्रा आर्चर का कोफ्ता बना दिया भाई साहब ने। ब्रो हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट स्मैशिंग जोफ्रा इजंट वन ऑफ देम। 11 गेंदों पे 24 रन बनाए, 2 छक्के जड़े 218 के स्ट्राइक रेट से, जिसकी वजह से 190 तक टीम इंडिया का टोटल पहुंचा। पर ये एक्सेप्शनली वेल टोटल तो बिल्कुल नहीं था श्रेयस भाई। हाँ, पर ये भी है कि ये टोटल हो जाना चाहिए था, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के 2 सबसे इंपॉर्टेंट और दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया था। उसके बाद दिस शुड हैव बीन टीम इंडियाज गेम, लेकिन इसके बाद भाई जो रायता फैला है। बिश्नोई एंड अर्शदीप लीड 56 रन्स इन जस्ट 2 ओवर्स व्हाइल डिफेंडिंग 190। सीधी और साफ बात है, अगर आप 190 डिफेंड कर रहे हो और 2 ओवर में आपके गेंदबाज 56 रन कंसीड कर दे रहे हैं, देयर इज नो वे कि आप इस मैच को डिफेंड कर पाओगे। ये मैच यहीं खत्म हो गया था। तो भले दुनिया आपको ब्लफ करती रहे कि जैकब बैथल ने सिंगल हैंडेडली ये मुकाबला इंग्लैंड को जिताया है, पर आपको ये सच्चाई पता होनी चाहिए कि सिंगल हैंडेडली मुकाबला इंग्लैंड को जिताया तो गया है, पर बैथल द्वारा नहीं, बिश्नोई द्वारा। सो ये रहे मेरे कुछ की पॉइंट्स हाउ एंड व्हाई टीम इंडिया लॉस्ट दिस गेम। नंबर 1, ईशान किशन की बैटिंग। भाई आप कुछ भी कहो पर आप 40 बॉल 49 नहीं बना सकते विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 122। आई मीन तिलक वर्मा टुक टुक वर्मा बन गए थे, इसीलिए तो उनको ड्रॉप करके नंबर 6 पर भेजा गया। उनकी जगह आपने वो काम कर दिया। और इनफैक्ट ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर है, जिनका काम होता है थोड़ा सा मैच को फिनिश करना, मोमेंटम को एक्सेलरेट करना, दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अस नाउ। इसको एड्रेस करने की जरूरत है, स्पेशली इन कंडीशंस जो थोड़ी सी सब कॉन्टिनेंट से बाहर है।
जहां पर आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि बस रूम बनाओगे और बड़े शॉट्स वी में खेलने की कोशिश करोगे, आपको कंडीशंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वहां पर इन बैटर्स में लैक देखने को मिल रहा है। नंबर 2, देयर वाज नो नीड ऑफ प्लेइंग 3 स्पिनर्स, और अगर आपको 3 स्पिनर्स खिलाने भी थे तो रवि बिश्नोई की जगह किस बेसिस पर बनी है, मुझे कोई समझा दो। देखो, मैं रवि बिश्नोई की कोई अगेंस्ट नहीं हूं, इनफैक्ट मुझे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं, मेरा पीओवी यहां पर बहुत क्लियर है किस बेसिस पर आपने उन्हें खिलाया। अगर आप उनके आईपीएल के भी आंकड़े उठाकर देखोगे तो एक्चुअली में राजस्थान रॉयल्स ने 16 मैचेस खेले थे शायद लास्ट सीजन, और उनमें से वो 9 मैचेस में आई थिंक खेले थे। अगर एक टीम अपने एक इंपॉर्टेंट की बॉलर को सारे मैचेस खिला नहीं रही है और यशराज पुनिया को मौका दिया जा रहा है, यानी कि रवि बिश्नोई पर एक आईपीएल टीम भरोसा नहीं दिखा रही है, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें लेकर आ रहे हो और अगेंस्ट इंग्लैंड इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो एज योर 3rd स्पिनर। दैट मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस टू मी। सीधी बात है भाई, ये सिर्फ फेवरेटिज्म है। जीजी साहब रवि बिश्नोई को काफी हाईली रैंक करते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको फास्ट ट्रैक किया, टीम इंडिया में लेकर आए और उन्हें मौका दिया। बट भाई आप 3 नो बॉल डाल दे रहे हो, 2 बैक टू बैक नो बॉल और दोनों फ्री हिट पर 6 कंसीड करके पूरे मैच की मां की आंख कर दी। भाई लिटरली ये अनएक्सेप्टेबल है। दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम इन क्रिकेट। इन सर्च ऑफ कोल वी लॉस्ट आवर गोल्ड। अब ये कोल और गोल्ड का तो मैं नहीं कह सकता, पर भाई खिलाने का लॉजिक तो नहीं समझ पाया मैं। और वैसे भी यार ये पिच इतनी भी ज्यादा ग्रिप नहीं कर रही थी कि आप यहाँ पर 3 स्पिनर्स खिलाओ। अब काफी लोग बोलेंगे कि उत्कर्ष भाई इंग्लैंड की भी तरफ से तो खेल रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, सो दे कैन यूटिलाइज इन दैट वे। हमारे पास नहीं थे, आपने प्रीमियर स्पिनर्स खिलाए थे जस्ट टू प्ले देम। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो कोई मतलब मेरे को बिल्कुल सेंस समझ में नहीं आया रवि बिश्नोई का इस मैच को ही खेलने का। और फिर जब वो खेले हैं तो क्या खेले हैं ये तो आप सबने देखा है। और रही बात अगर ये मैच मोमेंटम कहां लूज करा है, तो डेफिनेटली एक ईशान की पारी थी। दूसरा मुझे लगता है कि अर्शदीप सिंह पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए, पर फिर दूसरे ओवर में आकर 27 रन दे दिए और मोमेंटम वहां पर इंग्लैंड को दिया। और फिर जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो डेफिनेटली रवि बिश्नोई की वो 2 नो बॉल थी, क्योंकि वहां पर भी ये मैच 50-50 फंसा हुआ था। स्ट्राइक पर थे जैकब बेथल, पर वो भी काफी हद तक स्ट्रगल ही कर रहे थे एंड इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। बट वो 2 नो बॉल, 2 फ्री हिट, 2 सिक्सेस एंड द मैच वाज डन एंड डस्टेड। बाकी ऑब्वियसली व्हाट अ नॉक फ्रॉम जैकब बेथल, ब्रो टुक हिज रिवेंज ऑफ दैट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। मुझे लगता है कि भाई के मन में अभी भी वो सेमीफाइनल के जख्म थे। भाई ने इस मैच में मार मार के सूज समेत लपेटा है, और उसमें मतलब बहुत बड़ा रोल हमारे गेंदबाजों का रहा, क्योंकि जैकब बेथल ने बाद में बोला भी कि मैं कोई सोच नहीं रहा था कि बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाऊंगा, वो तो अब नो बॉल पे फ्री हिट मिल गई तो भाई मतलब भीगे उसमें नदी में हमने भी हाथ धो लिए, वो वाली बात थी। लेकिन व्हाट अ नॉक। और जैकब बेथल के बारे में बस मैंने जितना देखा है ना, मैं बस इस बंदे को एक तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बंदा ना हार नहीं मानता, लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, एंड दैट इज हिज ट्रू पोटेंशियल। कि भाई वो जुनून है जिताने का, जीत पाए ना जीत पाए, पर जुनून रहता है कि लास्ट तक खड़ा रहूंगा तो कुछ करिश्मा करूंगा। इस मैच में भी भाई साहब ने यही किया। और इनफैक्ट इंग्लैंड की तरफ से आई वांट टू स्पेशल मेंशन टू सैम करन। भाई आपको पता है, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, सॉफ्ट थोड़ा सा हूं मैं उनको लेकर, लेकिन जिस तरीके से इस बंदे ने इस मैच में गेंदबाजी की और जिस तरीके से यूटिलाइज किया, मुझे याद है जब सैम करन आए थे ना तो वो बैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पार्ट टाइम बॉलर, मतलब पार्ट टाइम नहीं कहूंगा पर बॉलिंग में उतनी स्किल सेट नहीं थी। बट अब इस बंदे ने ऐसा अपने आप को अडॉप्ट किया है कि ये हर फेज में बॉलिंग कर सकता है एंड डेफिनेटली बैटिंग से तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। सो अ ट्रू ऑलराउंडर इन सेंस जो इंग्लैंड के पास है यहाँ पर सैम करन के तौर पर। और क्या गजब की गेंदबाजी की भाई इस मैच में, उस बंदे ने रिस्ट्रिक्ट किया है, तभी 190 बने और तभी इंग्लैंड ने चेस किए। बाकी यार मजाक अपनी जगह है, पर सरपंच साहब को लेकर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही रोस्ट चल रहा है, लेकिन अब मैं तो इतना ज़्यादा रोस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरा ये मानना है, हाँ मेरा जेन्युइन ये मानना है कि कैप्टन का ना T20 क्रिकेट में इतना भी बड़ा रोल नहीं होता मेरे भाई। अगर आपकी टीम स्ट्रांग होती है तो आप अच्छा प्रदर्शन निकाल लेते हो। और रियलिटी ये है ना कि अगर आप टीम इंडिया को उठाकर देखोगे और डेथ ओवर की गेंदबाजी की तरफ फोकस करोगे ना, तो अंत में अगर आपको बड़े बड़े मैचेस जीतने होते हैं तो मुझे लगता है कि 2 प्लेयर, वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की आपको याद आती है, यही आपके लिए क्लच साबित होते हैं। अब इसके अलावा अर्शदीप सिंह को अगर आप उठाकर देखोगे तो वही बंदा था जो पहले ओवर में 2 विकेट चटकाया, 1 रन दिए और दूसरे ओवर में 27 रन खा गए, मोमेंटम दे दिया। तो ऐसी चीजें और गेंदबाजों के साथ होती रहती हैं। दैट्स व्हाई दे आर दी ओजीज, दे आर दी बेस्ट ऑफ आवर टीम। बट मेरा पॉइंट यहाँ पर श्रेयस अय्यर को लेकर जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले तो उनके बॉलिंग चेंजेस डेफिनेटली सवालिया निशान थे। शिवम दुबे को क्या आप गेंदबाजी दे सकते थे रवि बिश्नोई की जगह, पर मैं कहता हूं ये सब हटा दो, ये सब हटा दो कि जीजी साहब आकर उन्हें समझा रहे थे, बल्कि श्रेयस अय्यर कहते हैं कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, मैं अपनी खुद की टीम बनाऊंगा, मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं लेने आया हूं यहाँ पे। वी ऑल नो दैट स्टोरी, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा।
मुझे श्रेयस अय्यर के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर आना है। भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में श्रेयस अय्यर आकर 2 स्टेटमेंट देते हैं। पहला कि उन्हें लगता था कि ये रन्स एक्सेप्शनली वेल थे। भाई दिस इज अ जोक। अगर आपको ये डेफिनेटली लगता है एज अ कैप्टन कि ये रन्स पर्याप्त थे, बिल्कुल नहीं थे। और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने उनसे जब थोड़ा सा रवि बिश्नोई को लेकर नासिर हुसैन ने सवाल करने की कोशिश की, मैं ये मानता हूँ कि नासिर ने भी थोड़ा सा उन्हें पोक किया, पर उन्होंने पता है क्या स्टेटमेंट दिया? आई थिंक वी ऑल नो वेयर इट वेंट अवे बट आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेयर। यानी कि हम सबको पता है कि ये मैच कहाँ गया है, पर मैं किसी प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। कोई सेंस है इस बात का? श्रेयस भाई आप क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हो उस प्लेयर को और फिर कह रहे हो कि मैं पॉइंट आउट करना भी नहीं चाहता। ये तो वही बात हो गई कि अपनी बात कह भी दी और कह दिया कि अपनी बात कही भी नहीं। बट एज अ कैप्टन, ये मैं कहता हूं कि कप्तान के तौर पर शायद आप ये बातें कह सकते हो, बट अगर आप एक ट्रू लीडर हो, यू शुड डेफिनेटली डू नॉट से थिंग्स लाइक दैट। मतलब आप कैसे कह सकते हो यार, एक खिलाड़ी जो ठीक है उसकी परफॉर्मेंस खराब रही, अच्छी रही, कुछ भी है, आपको अपनी टीम को डिफेंड करना होता है। और ये सूर्य कुमार यादव हमेशा करते थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने कोई इतना बुरा फेस देखा भी नहीं, उन्होंने लगातार डोमिनेटिंग एरा ही देखा, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूं कि हमेशा अपनी टीम को एकजुट लेकर चलना होता है। और अगर आप इस तरीके की बातें करोगे भाई, बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल और मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड कमेंट था जो श्रेयस अय्यर ने किया। और इसीलिए मैं उनकी कप्तानी पे नहीं जा रहा, उनकी बैटिंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है यार, अभी जस्ट ही इज़ जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ही विल डू बेटर। और मैं होप करता हूँ कि एज एन इंडियन T20 टीम कैप्टन वो अच्छा करें। बट ये जो स्टेटमेंट्स थे भाई, ये बहुत वाहियात थे और ये मैं पॉइंट आउट करूंगा, बहुत वाहियात थे। बाकी टोटल तो 7 T20 मैचेस भारत हाल फिलहाल में खेल रहा था, जिसमें से 4 हो चुके हैं, जीते हमने एक भी नहीं है। अब 3 बचे हैं और भाई बचे हुए 3 में से तीनों जीतने पड़ेंगे। अगर सीरीज जीतनी है, बराबर करना है, तो भैया 2 जीत लेना और 1 जीतेगा इंग्लैंड। लेकिन अगर एक भी यहाँ से इंग्लैंड और जीता तो इसका मतलब ये है कि आप आयरलैंड से हारे और इंग्लैंड से भी अब आप सीरीज जीत नहीं पाएंगे। सो यहाँ से हर एक मैच भारतीय टीम के लिए डू और डाई मैच है एंड वी डेफिनेटली नीड टू स्टेप अप एंड डू समथिंग बेटर। आपको क्या लगता है 3rd T20 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या संजू सैमसन को फिर से टीम में लाना चाहिए या फिर आपको लगता है कि तिलक वर्मा एज इट इज कंटिन्यू करें और टीम एज इट इज ही रहे? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।